2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश के अंदर बनी सरकार के बाद आज तक देश के अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे कांड हुए कि भारत के अंदर लोग अलग अलग हिस्सों में बढ़ते दिखाई दिए हैं। और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश के सारे समुदाय के बीच में फैली नफरत को कम करना चाहते हैं। और ऐसे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के अंदर तीसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बड़े बड़े अधिकारी हाथ में हाथ डालकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते नजर आए। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। वहीं पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा है बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। नरेंद्र मोदी सरकार को फिर से निशाने पर लेते हुए अपनी टी शर्ट को लेकर खड़े किए जा रहे सवाल पर भी दिया है करारा जवाब। दोस्तों इसी के साथ में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर पहली बार अधिकारियों के एक ग्रुप ने लोकसभा के अध्यक्ष को लेटर लिखा है। दोस्तों बताएंगे आपको लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके की कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पर अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे, आप जहर इसमें दे दोगे, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। दोस्तों बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जबरदस्त एग्रेसिव रूप दर्ज कराए FIR, बीजेपी के लोग गए बौखला, बताएंगे इसके बारे में अपडेट। वहीं पर कर्नाटका के अंदर SC/ST सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त हुजूम देखने को मिला दोस्तों, और विपक्षी नेताओं ने माना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही है कामयाब। वहीं पर बीजेपी के नेता गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध करके वापस लौटाया है दोस्तों। और हिजाब विवाद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते दिन हरियाणा के अंदर तीसरे दिन कुरुक्षेत्र से निकली दोस्तों। और कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी के साथ में जो नजारा देखने को मिला ये अपने आप में बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले बड़े बड़े अधिकारियों जिन्होंने सेना के बड़े बड़े पदों पर काम किया है दोस्तों, राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डालकर पद यात्रा करते दिखाई दिया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे ही यात्रा पहुंची वैसे ही पूर्व सेना के प्रमुख जनरल दीपक कपूर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल RK हुड्डा समेत लेफ्टिनेंट जनरल VK नरूला पद यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी से मुलाकात की दोस्तों। और इस दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और अधिकारियों ने मुलाकात की है तो कहीं न कहीं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा की गई होगी। और राहुल गांधी बार बार इन्हीं सैनिकों से बातचीत करने के बाद एक तरीके की राय देते हुए कहते हैं कि चीन से देश को बड़ा खतरा है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति चीन को लेकर एकदम सॉफ्ट दिखाई देती है दोस्तों। व्यापार अपने चरम सीमा पर नजर आता है और दूसरी ओर चाइना भारत के सीमा में घुसने का हर संभव प्रयास करता रहता है। इसी दोहरी नीति का राहुल गांधी विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सरकार के विरोध को सेना का विरोध बताकर राहुल गांधी के खिलाफ ही उल्टा आरोप लगाने लगते हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर हरियाणा के अंदर सुबह 6 बजे से एक बार फिर से यात्रा चलती दिखाई दी दोस्तों, यानी कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच में ये यात्रा आगे को बढ़ रही थी दोस्तों। और राहुल गांधी को देखकर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में भी जोश अपने सातवें आसमान पर था। उन्होंने भी अपने कपड़े उतारकर डांस करते हुए राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने जो बड़ी बातें कही है उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि देश की आवाज को दबाने, डर और बांटने के खिलाफ ये यात्रा निकली हुई है, ये हमारी तपस्या है। यात्रा का कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, ये देश को लक्ष्य मानकर आगे की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि गीता में लिखा है कि कर्म करो, जो होगा सो होगा। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तब उसने ये नहीं बताया कि आगे क्या करना है, यानी जो अभी सामने लक्ष्य है उस पर ही पूरा फोकस करके काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी की बिजली काटे जाने के मामले पर जो सवाल उनसे पूछा गया दोस्तों, इस पर भी राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण के साथ जवाब दिया है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी से उनके टी शर्ट के बारे में मीडिया वाले ने जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों ने टी शर्ट बोलकर मुझे मेरी माँ से डांट खिलवा दिया है। वहाँ मेरे से कहती है कि तुम ऐसे ठंड में टी शर्ट पहनकर क्यों घूमते हो। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने थोड़े हल्के अंदाज में भी मीडिया से बात करते हुए कई सारे गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे दोस्तों, जिसे धर्म नगरी कहा जाता है, तो राहुल गांधी ने यहाँ पर ब्रह्मा सरोवर में आरती भी की है। और कुरुक्षेत्र वही मैदान माना जाता है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ है। इसे लेकर ही राहुल गांधी अर्जुन को याद करते हुए कई सारी बातें कहते नजर आए। दोस्तों आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जल्दी खत्म होने वाली है और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी अगले अभियान की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रियंका गांधी उन सभी राज्यों के अंदर यात्रा करने वाली है जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर चुकी है। प्रियंका गांधी महिला मोर्चा की यात्रा निकालने वाली है और इसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं पर राहुल गांधी का बयान कहा, शिव जी, गुरु नानक देव जी और भगवान बुद्ध का हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का अर्थ होता है डरो मत, अभय मुद्रा तपस्या का प्रतीक है। यही कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ का असली मतलब होता है। यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का हाथ का जो सिंबल होता है उसे अभय मुद्रा कहा जाता है, जो भगवान बुद्ध और गुरु
गुरु नानक के साथ साथ भगवान शिव के फोटो में देखे जा सकते हैं। और इसी की चर्चा करते हुए राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये जो शब्द वो कहते हैं कि डरो मत, ये कहां से आता है, दरअसल कांग्रेस पार्टी की अभय मुद्रा वाली हाथ के चुनाव चिन्ह से ही आता है। वहीं पर दोस्तों पूर्व नौकरशाहों ने पहली बार एकजुट होकर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने लोकसभा के अध्यक्ष ओपी बिरला से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ गैर हिंदू समुदाय को खिलाफ नफरत फैलाने और उनके हिंसा की वकालत करने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने बीते 25 दिसंबर को कर्नाटका के शिवमोगा में हिंदुओं से दुश्मनों के सिर काटने के लिए घर में धारदार चाकू रखने के लिए कहा था। दोस्तों इसे भड़काऊ मामला बताते हुए कई जगह एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद सांसद होने के नाते अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सांसद होने पर कार्रवाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने लोकसभा के अध्यक्ष से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप में सारे बड़े अधिकारी हैं, जिसमें एएस दुल्लत, नजीब जंग, हर्ष मंदर, शिव शंकर मेनन, ये सारे दोस्तों अपने समय के टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बड़े बड़े पॉलिटिकल पद पर भी रह चुके हैं। दोस्तों ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष इन सभी अधिकारियों की मांग पर ध्यान देंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों क्योंकि बार बार इस तरीके के बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, समाज के अंदर जहर घोलने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव अचानक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दिखाई दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ के अंदर पुलिस मुख्यालय अचानक से पहुंच गए। दरअसल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ हैरतगंज थाने में दर्ज 3 मुकदमे के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ट्विटर एडमिन है दोस्तों। और इसके बाद अखिलेश यादव का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाकर लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव के सामने आकर पुलिस वालों ने कहा कि आप चाय पीजिएगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम यहाँ चाय नहीं पियेंगे, हम अपनी चाय लेकर आएंगे, कप बेशक आपसे ले लेंगे, आपकी चाय नहीं पी सकते, आप जहर दे दोगे तो। ये सवाल दोस्तों अखिलेश यादव ने किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। कुल मिलाकर पुलिस को लेकर विपक्ष में कहीं न कहीं एक तरीके की चिंता है। जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है दोस्तों, खासकर विपक्षी नेताओं को लेकर, उसके बाद ये चिंता और ज्यादा गहराती जा रही है। और शायद अखिलेश यादव का ये बयान काफी ज्यादा बड़ा बयान है दोस्तों, बड़े संकेत दे गया है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से आजकल उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी जैसे का जवाब तैसे से देने की तैयारी कर ली। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रविवार को लखनऊ के हैरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई बीजेपी के नेता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी की युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत पर डिम्पल यादव के ट्विटर अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। लखनऊ पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दिया है दोस्तों और जांच की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। जैसे समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल चलाने वाले व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जेल में मनीष जगन अग्रवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया दोस्तों। वहीं पर कर्नाटका कांग्रेस ने चित्रदुर्ग में SC/ST सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के अंदर समुदाय को एकजुट होने की अपील की है दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटका से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वह भी SC समुदाय से आते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार कर्नाटका में SC/ST समुदाय दोनों का समर्थन मिलेगा। और DK शिव कुमार के साथ साथ सिद्धरमैया जिस तरीके की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है दोस्तों और माइनॉरिटी वोट भी अगर मिला लेंगे तो कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटका के अंदर बड़ा खेला करने जा रही है। इसमें ज्यादा दोहराई बचा नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी SC/ST समुदाय को एकजुट करने के लिए चित्रदुर्ग के अंदर एक बड़ा सम्मेलन बुलाती है। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद रहते हैं दोस्तों। और भारी भीड़ देखकर ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में SC/ST समुदाय भी कांग्रेस पार्टी के साथ में पुरजोर तरीके से खड़ा रहेगा। और हाल फिलहाल के ओपिनियन पोल ने कर्नाटका में दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी की राज्य में अच्छी पॉजिटिव स्थिति और आने वाले दिनों के अंदर ये स्थिति और मजबूत होने वाली है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि तेलंगाना की सियासत में भले ही भारतीय राष्ट्रीय समिति कांग्रेस पार्टी से 36 का आंकड़ा रखती हो, यानी TRS पार्टी जो अब BRS पार्टी हो गई है, वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती हो, पूरे राष्ट्र भर के अंदर कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने का सपना देख रही हो और उनके मुख्यमंत्री KCR प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, लेकिन BRS पार्टी के नेता ने बड़ी बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी के दबदबे को स्वीकारा है दोस्तों। आपको बता दें कि BRS पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की जमकर सराहना की है। BRS पार्टी के संसदीय दल के नेता और पार्टी के राज्यसभा के सांसद के केशव राव ने माना है कि यह यात्रा तेलंगाना से गुजरने के बाद राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति और मजबूत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले उसकी दाल नहीं गलेगी। बीजेपी ने आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ रखा है, लेकिन तेलंगाना के अंदर TRS पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी सबसे मजबूत नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी जबरदस्त मजबूती दिखा भी रही है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें
दे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने का और समय मांगा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए 6 महीनों की जरूरत है, इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। बता दें आपको कि लगातार 7वीं बार समय की अवधि बढ़ा दी गई है, यानी दोस्तों 2019 के अंदर इस कानून को लाने की बात चल रही थी, लेकिन विरोध होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार कानून को आगे बढ़ा रही है। उन्हें पता है कि बड़ा विरोध होगा दोस्तों, हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले लाकर देश के अंदर एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर चुनाव करवाए जाए। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आते रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अंदर एक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही दर्शन करके बाहर निकले वैसे ही उनके खिलाफ वापस जाओ के नारे लगने शुरू हो गए। घोष ने कहा कि मैं हताशा की ऐसी हरकतों को ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच में अलग अलग तरीके से गुटबाजियां चल रही है। सबसे पहले दिलीप घोष है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में अलग ही तरीके की दिशा में जा रहे हैं, और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी है जो टीएमसी से आए थे और बीजेपी को अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। दोनों अलग अलग दिशा में बीजेपी को लेकर जा रहे हैं। आपसी गुटबाजी काफी ज्यादा प्रखर देखने को मिल रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर दोस्तों 2 तस्वीरें शेयर करते हुए जन क्रांति लिखा गया है। साथ कर्नाटका के अंदर हिजाब प्रदर्शन वाले जिले के अंदर 50% गिर गया अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का एनरोलमेंट। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक एक्सेस किए गए डेटा में बताया गया है कि उडुपी में सरकारी और निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट की संख्या में गिरावट आई है। 2022-23 के अंदर उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 186 मुस्लिम छात्रों ने प्रवेश लिया है, जबकि 2021-22 में यानी पिछली साल 388 मुस्लिम छात्राओं ने एनरोलमेंट कराया था दोस्तों। यानी एनरोलमेंट का आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा है। लगभग समझ सकते हैं कि 50% की कमी देखने को मिली है, जो अपने आप में बड़े सवालों को जन्म देता है कि क्या हिजाब विवाद को खड़ा करके शिक्षा से छात्राओं को दूर किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि डेटा भी इसी और संकेत देते हैं। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद दावा ये किया गया कि डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अब इस पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी सवाल खड़ा किया है। यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर 84 रुपए डीजल मिल रहा है, तो इसे बीजेपी के लोग काफी महंगा बता रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर 96 रुपए का डीजल बेचा जा रहा है। लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी का एक बार फिर से आधा अधूरा वीडियो काटकर वायरल करके राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि ये तपस्वी का देश है, पुजारियों का देश नहीं है, जिस पर अमित मालवीय ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अब इनको पुजारियों से भी तकलीफ है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के युवा नेता श्रीनिवास बीवी की ओर से ट्वीट किया गया और उन्होंने पूरा वीडियो डाला दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर बीजेपी 2 तरीके के लोगों को देखती है। सबसे पहले वो लोग हैं जो बीजेपी की पूजा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं और संस्थानों को पूरी तरीके से पंगु बनाकर ऐसे लोग बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि जो लोग अपनी तपस्या से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश को बढ़ाते हैं, बीजेपी को ये तपस्वी लोग पसंद नहीं है, उनको केवल पुजारी लोग पसंद है। दोस्तों यही बयान राहुल गांधी ने दिया, लेकिन इस बयान को अलग ही कॉन्टेक्स्ट में पेश करके राहुल गांधी को एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश की गई है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट ये है कि इंडिया टीवी पर आपकी अदालत शो में गौतम अडानी ने आकर कई सवालों के जवाब दिए हैं दोस्तों। ये इंटरव्यू पूरा हुआ है, जिस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिजनेसमैन गौतम अडानी ने कहा कि मेरे मॉडल से दिक्कत नहीं है, मोदी जी से परेशान लोग टारगेट करते हैं। यानी गौतम अडानी को वो लोग टारगेट करते हैं जिन्हें मोदी जी के मॉडल से दिक्कत है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे थे गौतम अडानी, और राहुल गांधी के एक भी सवाल का सही से जवाब उन्होंने दिया नहीं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में भाजपा के पोस्टर से रमन सिंह की तस्वीर गायब कर दी गई है। दोस्तों बिलासपुर के अंदर बीजेपी कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह का पोस्टर गायब कर दिया गया है। ये पोस्टर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के स्वागत में बीजेपी के नेताओं ने लगाया। रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, और पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब होना कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर जो अंतर कलह है उसे खोलकर ऊपर लेकर आता है। ऐसा ही दोस्तों राजस्थान के अंदर भी देखने को मिला, जब वसुंधरा राजे जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता है उनको अलग थलग करके बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा में भी वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया जा रहा है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि वरुण गांधी को लेकर एक बार फिर से मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला वरुण गांधी लेने वाले हैं। सबसे पहले उनके समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से उनकी करीबियां बढ़ रही हैं। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी में संगठन विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है। जबरदस्त तरीके से मंथन शुरू कर दिया गया है। गैर यादव नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने संगठन के गठन और
विस्तार को लेकर मंथन में जुट गई है। जल्दी प्रदेश के अंदर जिलों के नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की जाएगी। सूत्रों की माने तो सपा संगठन में गैर यादव ओबीसी नेताओं की जगह सुनिश्चित करने वाली है। जून 2022 में आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद सपा प्रदेश के संगठन को भंग करके नए तरीके से इसका गठन करने वाली है। सिर्फ नरेश उत्तम पटेल का पद छोड़ा गया था, बाकी सारे पद हटा दिए गए थे और एक बार फिर से इनकी वापसी होगी, नेताओं की वापसी होगी दोस्तों, और पूरे समीकरण सेट किए जाएंगे। देखते हैं किस तरीके के समीकरण के साथ आगे बढ़ती है समाजवादी पार्टी। वही दोस्तों ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मजदूरी भुगतान 4 महीने से अधिक समय से लंबित है क्योंकि भारत सरकार फंड जारी नहीं कर रही है। नवंबर में उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से मिली, इस मामले में उनसे बात की, अब क्या मैं उनके पैर छूऊं। दरअसल दोस्तों ये पूरा मुद्दा मनरेगा के पैसे से जुड़ा हुआ है, जहां पर राज्य सरकार को मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मनरेगा में मजदूरी कर चुके लोगों के पैसे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे दिग्गज नेता और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 2024 का चुनाव एकजुट विपक्ष लड़ने वाला है। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी को साथ में मिलाकर एमवीए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। दोस्तों उम्मीद है कि शरद पवार के द्वारा दिया गया बयान सारे विपक्षी नेताओं को पसंद आएगा और आने वाले दिनों के अंदर एक एकजुट विपक्ष हमें महाराष्ट्र में नजर आएगा। साथ साथ श्रीनिवास बीवी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के कभी केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया पकौड़े तलते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब टाइगर पकौड़े भी तलेगा क्या। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी ने एलजी से मौजूदा पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा को हटाने की मांग की है। बड़ा आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि उपराज्यपाल के दफ्तर से हफ्ते भर में 3 बार प्रेस रिलीज आती है और मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, वो हाई मोरल की बातें करते हैं, आज हम उनको एक्सपोज कर देंगे। वहीं पर दोस्तों जोशी मठ के अंदर भू धसाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की सीएम धामी से फोन पर बातचीत, नुकसान को लेकर रिव्यू की गई है। हालांकि दोस्तों लोगों के दबाव के बाद अब इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर महाराष्ट्र के राज्यपाल छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अनाप शनाप बयान देने को लेकर चर्चा में आए थे और अब भगत सिंह कोश्यारी की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बनकर दुखी हूँ, खुशी नहीं हूँ। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर मंगलम बिरला के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो शेयर करते समाजवादी पार्टी के नेता ने बैठने के तरीके को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों सपा के विधायक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराज जी आप निवेश लाने गए हैं, बिरला आपको भीख मांगने जैसा व्यवहार कर रहा है। भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री व गोरख पीठ के पीठाधीश्वर महंत जी को अपना जूता दिखा रहा है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन ऐसा व्यवहार की मैं कड़ी निंदा करता हूं। दरअसल दोस्तों बैठने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशी मठ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने अहम बैठक बुलाने की बात कही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी दोस्तों, लेकिन कितनी जल्दी राहत पहुंचेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर गहलोत ने वसुंधरा राजे के इस काम की जमकर तारीफ की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर टिप्पणी करते हुए उनकी जमकर तारीफ करके कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर भूचाल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि भामाशाह सेंटर वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना जो बड़ी उपलब्धि है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। ये पता है अशोक गहलोत को भी कि बीजेपी अब वसुंधरा राजे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे वसुंधरा राजे को अलग थलग कर दिया है, उसके बाद अब अशोक गहलोत भी ये टिप्पणियां कर कहीं न कहीं बीजेपी के फूट को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार पेशा कानून लागू करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन चुनावी विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल चुनाव में अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर सुक्खू मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, कैबिनेट के अंदर बड़े बड़े लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों मंत्री पद की शपथ लेने वाले 7 विधायकों में डॉक्टर धनीराम सांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल किया गया है। वहीं पर विजय संकल्प रैली में अर्जुन मुंडा को मिले नए संकेत, सिंह भूमि सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि झारखंड के चुनाव के अंदर भी अर्जुन मुंडा की अहम भूमिका होगी दोस्तों, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको काफी अलग थलग कर दिया गया था, जिसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। साथ साथ हम पार्टी में दानिश रिजवान ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी ने नए लोगों को नई जिम्मेदारी दी है। दुराचार के आरोप में फंसे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान पर जीतन राम मांझी ने कार्रवाई की है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं पर 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे 90 में से 90 सीटें। आबकार के मंत्री कवासी लखमा ने ये बयान दिया है। दोस्तों
दावा किया है उन्होंने चुनाव जीतने का। आप लोग क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को 15 जनवरी को कुछ बड़ा पद देने वाली है दोस्तों, इसकी भी तैयारी चल रही है। आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा में बड़ी संख्या में आए मुसलमान, 17% वोट बैंक पर है कांग्रेस पार्टी की नजर। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वही पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, टीडीपी और जनसेना के साथ में आने को लेकर भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसी के साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले सड़कों का रंग रोगन किया गया है और इस दौरान देखा गया कि भारत के कलर का इस्तेमाल किया गया फुटपाथ पर ईंट पत्थर को रंगने के लिए, यानी तिरंगा कलर इस्तेमाल किया गया दोस्तों, जिसे लेकर वाईएसआर ने सवाल खड़े किए और कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। आप लोग की जो कुछ भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।